माँ आप स्टार्ट करें, आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? Okay. Assalamu alaikum and hello everyone. This is Fatima Businesswari. I am student and assistant facilitator at Rehan School Lahore campus. तो जैसा कि आप जानते हैं हम हर इंटरव्यू में अपने साथ एक नया गेस्ट लेके आते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक वेरी ऑनरेबल गेस्ट मिस हिना पेंटिंग वाली। तो आज हम इनसे इंटरव्यू करेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मिस हिना। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you so much, Fatma, for inviting me. ओके, थैंक यू सो मच। आप इतना कीमती टाइम दिया मुझे। तो मिस हिना, सबसे पहले तो आप कुछ मुझसे इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो भी जान सकें। श्योर। अस्सलाम वालेकुम सबको जानने वाले, मेरा नाम हीना पेरेंटिंग वाली है और रेहान स्कूल में फैसिलिटेटर हूँ। रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में, और मेरे लाहौर के शहर से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से किया है और माशाल्लाह से 2 साल की बेटी की माँ भी हूँ और गोल भी यही है ब्रांडिंग पे काम करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा छोटा-सा तारुफ़ है। थैंक यू सो मच। ओके, तो मिस हिना, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपने रेहान स्कूल को कैसे ज्वाइन किया, आपको कैसे पता चला इसका? अ, जी, ये जर्नी बहुत इंटरेस्टेड है। वो इस तरह के यूट्यूब से कहना स्टार्ट हुई है। यूट्यूब पे मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको फ़ॉलो करती हूँ। तो जिनमें से रिहान अल्लाहवाला भी हैं। तो सर रिहान अल्लाहवाला की वीडियोज़ एक दफ़ा ही करंगी कैंपस वर्चुअल टूर करंगी कैंपस। तो वो मैंने देखी, तो अभी मैंने ओपन भी नहीं की। तो वो मैंने देखते-देखते मुझे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। फिर मैं फर्दर सर्च करने पे हो गई। उनके चैनल ओपन करके वीडियोज़ देखने लगी। वहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल्स ओपन, फिर उनका फेसबुक पे जाके मैंने फ़ॉलो किया। और पहले फ़ॉलो नहीं करती थी, बस यूट्यूब ही मैं ज़्यादा यूज़ करती थी। फेसबुक तो मैं रेहान स्कूल यूज़ आने के बाद ज़्यादा यूज़ करने लगी। तो स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ देखती रही, कॉलोनीज़ देखती रही, बहुत चीज़ें ना इम्प्रेस हुई कि मैंने बीएस सीएस कर लिया है। सीएस जो उसको बहुत ज़्यादा डिमांड, बहुत फ्री में ही मशहूरी मिल जाती है डिग्री कर ले तो वो उस वजह से मैंने कहा ये जो चीज़ इनके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है। तो मैंने वो चीज़ मुझे अच्छा लगा, मैंने भी सोचा कि मैं भी इस तरह ना शुरू करती हूँ। अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। मैंने फिर रिसेप्शन से बात वगैरह की तो कनेक्ट करके मैं रेहान स्कूल में आई और इसी तरह ही मुझे रेहान स्कूल के बारे में पता भी चला। ओके, बहुत ज़बरदस्त। तो अब आप मुझे ये बताएं, जब आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया तो आपने अपने नेम के साथ पेरेंटिंग वाली क्यों लगाया? ये नेम लगाने का यही आपका क्या मकसद? जी, जब रेहान स्कूल में आई तो वाला वाली रखना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने अपने नाम के आगे हिना एआई वाली रखा। जब मैंने जॉइन किया था तो मेरी बेटी अभी 6 माह की थी, 5 से 6 माह की थी। तो तब ना उस दौरान यही कश्मकश में क्या रखूँ, मैंने फिर कहा कि एआई वाला रखती हूँ, मेरे फील्ड डिग्री जो फील्ड है वो उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा और ये सारी चीज़ें। तो मैंने एआई वाली रख लिया, लेकिन कुछ देर के बाद 2-3 माह के बाद ना मुझे एहसास हुआ पेरेंटिंग पे बहुत काम करना चाहिए। पेरेंटिंग की इम्पोर्टेंस पता चली, तो फिर मैंने ना मर्ज कर दिया। मैंने कहा एआई भी शौक है रख करना तो पेरेंटिंग भी, फिर मैंने एआई पेरेंटिंग रखना शुरू कर दी। तो एआई पेरेंटिंग वाली थी, तो यहाँ स्कूल में ये है कि 2 वाला एक साथ नहीं रख सकते आप। तो मैंने फिर पेरेंटिंग को चूज़ किया ताकि मैं पेरेंट्स की उस जो सोशल में प्रॉब्लम्स है कि बच्चा हमसे हैंडल नहीं होता। अभी मेरी बच्ची बाहर बैठी है, ये नहीं कि वो मोबाइल यूज़ करिए तो मैं यहाँ करूँ, वहाँ पे बैठी है, खेल रही है अपनी मर्ज़ी से। तो इस तरह ये तो छोटी-सी आपको एग्ज़ाम्पल दी है, लेकिन अदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमें। ये माँ को पता भी नहीं होता कि पेरेंट्स को, बल्कि माँ-बाप कह लें, कि उनके बच्चे के आने की दुनिया से पहले क्या तैयारी करनी है और आने के बाद क्या करना है, किस एज में इनको ये चीज़ देनी है, किस एज। मैं खुद भी इस चीज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फिर इसीलिए मैंने पेरेंटिंग को रखा कि मेरी डायरेक्शन मुझे पता चलती रहे कि मैंने पेरेंटिंग पे काम करना है, पेरेंटिंग की क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है पेरेंट्स को। ओके, ज़बरदस्त। तो अब आप मुझे ये बताएं, जो हम अपने नेम के साथ वाला या वाली लगाते हैं, आपके नज़दीक इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये हम क्यों लगाते हैं?
ये बेसिकली जो रेहान स्कूल का मकसद है वो है गुर्बत को ख़त्म करना, विजन में शामिल है। तो विजन में शामिल तभी है चीज़ें कि जब किसी इंसान को पता हो कि वो खुद कौन है, क्या करता है, क्या करना है उसके फ्यूचर में, तो उसकी सारी चीज़ें तो वाला वाली रखने का मकसद यही है, क्योंकि हर इंसान सब कुछ तो नहीं कर सकता। जैसे कि आपका बिजनेस वाली है और मेरा पेरेंटिंग वाली है, तो इट्स मीन हमारे ये नाम के आगे ये पता है कि हमने बिजनेस में फ्यूचर में काम करना है। आप तो फ्यूचर में करना है, मैं जैसे कि मेरी एज उस तरह है कि मैं उस एज में स्टार्ट कर लूँगी, लेकिन वो उस रास्ते पे चल पड़े हम दोनों। पेरेंटिंग पे मैं काम करूँगी, बिज़नेस पे आप काम करेंगे। अब आप बताएँगे कि बिज़नेस कौन-सा अच्छा है? क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि बिज़नेस कोई कोई लोग बिज़नेस करते हैं तो वो सक्सेस नहीं होते। उनको पता नहीं है कि हमारा बिज़नेस कैसे चलेगा, वो दरमियान में आकर छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स है। तो हमारे लिहाज़ में यही है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो वो और इस वाला वाली के पीछे एक और चीज़ भी है। आपने वो वाला रखना है जिस चीज़ से आपको पेन होती है, पेन महसूस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पेरेंटिंग इसी वजह से ही है कि मुझे बहुत अफ़सोस होता था उन माँओं से ये सुनकर कि मेरी बेटी तो मोबाइल छोड़ती ही नहीं है, ये तो मोबाइल पकड़ी रखती है। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे का, मुझे बहुत होता था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कुछ तो अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, सिर्फ ये तो नहीं है हमारे ऊपर फर्ज। जी बेटे, जी देती हूँ। तो सिर्फ अच्छे लिबास उनको, अच्छी खुराक उनको देना, बल्कि एक अच्छी तरबियत भी बहुत ज़रूरी है, जो कि तभी होगी जब वो पेरेंट्स के अंदर वो तरबियत मौजूद होगी, वो खुद वही करेंगे, वो सोचते हो जो वो बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं, क्या चीज़ उनके अंदर भी वो मौजूद है कि नहीं है। तो ये इस वजह से, जी बेटी, इस वजह से मुझे ये पेरेंटिंग बहुत महसूस हुआ दर्द। तो जब मैंने पेरेंटिंग पे बात खुद रखा और बात की, खुद सोचा समझा और खुद कर रही हूँ। बस मुझे 1 मिनट दीजिए। तो ओके, तो उसके बाद एक बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ये बेटी ना कुछ। जी, जैसे कि अभी ये लाइव एग्ज़ाम्पल ही आपको बता रही थी कि वाला-वाली पे कैसे हम पीछे मकसद क्या है। एक तो प्रॉब्लम्स को उनका सॉल्यूशन निकालना, इसलिए वाला-वाली रखते हैं। दूसरा, हम पेन जो महसूस करते हैं ना, वो पेन को कम करने के लिए उस पेन, तो वो आपका वाला-वाली असल में होना चाहिए। तो मैंने इसलिए पेरेंटिंग पे काम किया कि ताकि मैं उन लोगों को बता सकूँ कि पेरेंट क्या करें, जिससे उनके बच्चे अच्छी तरबियत करें। तो बस इसी वजह से हम ना वाला वाली रिहान स्कूल में रखते हैं, और मेरे नेम के आगे वाला पेरेंटिंग वाली, क्योंकि मुझे बहुत दर्द महसूस होता है, बहुत सारी चीज़ों पे होता है, लेकिन प्रायोरिटी पे मेरा ये पेन मुझे ज़्यादा होता है। ओके, बहुत ज़बरदस्त। तो अब आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आप एक हाउसवाइफ हैं और इसके साथ-साथ आपने डांस स्कूल भी जॉइन किया, तो आप अपना डे कैसे मैनेज करती हैं? आप क्लासेस भी लेती हैं, तो ये इसी तरह मैनेज करती हूँ कि फिर रूटीन जैसे आपकी बनी हो, तो मेरा यहाँ स्कूल की जो टाइमिंग है, वर्किंग आवर्स मेरे जो हैं वो 9 ऑफ क्लॉक से सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है। तो उससे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वो काम कर लूँ जो ज़रूरी है। जो मुझे 2 बजे के बाद करना पड़े, 2 बजे के से पहले वो काम ना करना पड़े, वो मैं सारे काम कर लेती हूँ। फिर उस 2 बजे से 2 बजे तक मैं पूरी कोशिश होती है कि रेहान स्कूल की जो भी मेरी ड्यूटीज़ है, मैं उसको पूरी कोशिश नहीं बल्कि करनी है। वो अपनी ड्यूटीज़ आवर्स को कंप्लीट करती हूँ और अच्छे से जो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग है, वो रिपोर्ट करती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती रहती हैं।
तो इस दौरान फिर जब वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं 2 बजे के बाद, कोशिश होती है कि अगर लेट भी हो जाए लेकिन कोशिश ये होती है कि जो घर के बाकी काम रह गए वो घर के काम करने। तो इसी तरह पे मेरा ना मैनेज हो जाता है कि अपनी रूटीन मैंने सेट की हुई है। तो 50% मैं क्लास स्टार्ट करने से रियाज स्कूल ज्वाइन करने से पहले कर लेती हूँ, 50% बाद में कर लेती हूँ। ओके, ज़बरदस्त। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आपके नज़दीक एजुकेशन का क्या मतलब है? आज के मॉडर्न दौर में एजुकेशन का क्या रोल है? एजुकेशन ही तो इम्पोर्टेंट है, जिससे हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे। लेकिन एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन क्या है? एजुकेशन हम सिर्फ जो हमारे माइंड में बैठाया गया है एक डिग्री लेना, पास होकर। आपको भी याद हो आप लेकिन मेरी जब मैट्रिक हुआ था तो मुझे बहुत वो इम्पोर्टेंस फील करवाई गई थी कि मैट्रिक ही सब कुछ है। मैट्रिक में नंबर आ गए तो समझ लें पता नहीं आप जन्नत में चले गए। इस तरह इम्पोर्टेंस मैट्रिक की बताई गई थी। जो अडल्ट्स और हमारे टीचर्स और हमारे एजुकेशन स्कूल्स जो भी हैं, जिसे हम ट्रेडिशनल स्कूल्स कहते हैं। लेकिन एआई आने के बाद एजुकेशन का जो मोटिव था वो बिल्कुल, जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर कमी आ रही है तरबियत की। एजुकेशन तो सब ले लेते हैं लेकिन उसके अंदर तरबियत नहीं हो तो उस एजुकेशन का भी फायदा नहीं होता। तो वो वाली एजुकेशन इंसान को लेनी चाहिए जो आने वाले फ्यूचर में उसके काम भी आए। तो ये घर से भी सिस्टम स्टार्ट होता है और स्कूल्स वालों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाली एजुकेशन दे जो कल को फ्यूचर में उनके काम आए स्टूडेंट्स के। तो मेरे नज़दीक एजुकेशन के साथ की जो डायरेक्शन और जो हर चीज़ अपडेट होती है, तो इसी तरह एजुकेशन सिस्टम है उसको भी अपडेट होना चाहिए। तो मेरी नज़र में एजुकेशन जो लेटेस्ट चीज़ यही है कि हम एआई एजुकेशन हासिल करें ताकि और दें दूसरों को पढ़ाएं भी, ताकि जो फ्यूचर में उनको हेल्प आउट भी कर सके। ओके, तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, कुछ लोग समझते हैं कि एआई ठीक नहीं है, एआई हमारे लिए नुकसानदेह है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, एआई हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक? देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको पता है ये नुकसान होनी है, फिर भी हम वो करते हैं। वो इस किस वजह से करते हैं आपको भी पता है। सही गलत की पहचान हम सबको है, जिस एज में हम अभी हैं। एआई, अब आपने देखना है एआई आपके लिए क्या कर सकती है। तो ये उस इंसान पे ही वो डिपेंड करता है कि वो एआई को अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं। वो एआई से तो बहुत सारे डिटेक्टर्स भी तैयार कर सकते हैं, हैकर्स भी तैयार कर सकता है, लेकिन वो हैकर्स किस लिए तैयार करेगा? क्या किसी का डाटा चोरी करने के लिए करेगा या उनको हेल्प आउट करने के लिए करेगा जो जिनका डाटा चोरी होता है? तो एआई का इस्तेमाल पे आपका है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अगर अच्छा करेंगे तो फिर ऑब्वियसली आपको बेनिफिट होगा, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। ओके, जबरदस्त। तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप अपने आप को पेरेंट्स और टीचर दोनों के तौर पर कैसे बैलेंस करते हैं? ये बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पे मुझे अब प्रायोरिटीज़ अपनी डिसाइड करनी पड़ती है कि मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ पे अब इस टाइम मुझे आपके इंटरव्यू के वक्त मुझे मेरे पास और भी बहुत 3-4 काम है। तो अब मैंने उनमें से ये चीज़ डिसाइड करनी है कि ये कौन सी ज़्यादा अच्छी है। अगेन वही आपका क्वेश्चन आंसर में वही है, बस वर्ड चेंज है कि डेली रूटीन और जो प्रायोरिटाइज, इसमें ये है कि प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको कि आपने कौन सा काम करना है। देखिए इंटरव्यू का टाइम है, आप शायद बाद में मैं कहूँ कि नहीं अभी मैं वो ना घर के काम कर लूँ तो इंटरव्यू बाद में कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि क्या पता बाद में आपके पास टाइम हो या ना हो, आप अवेलेबल ना हो। तो अभी मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है कि मैं इंटरव्यू दूँ और इंटरव्यू देने के बाद अपने घर का काम कर लूँ, क्योंकि वो बाद में भी हो जाएगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा, घर भी वही है, मैं भी वही। तो प्रायोरिटाइज तरजीहात है ना जो आपकी, वो आपने
कैसे आइडेंटिफाई करनी है। और हमेशा मैं यही कहती हूँ, जो आपका कोई यही है वर्क लाइफ बैलेंस एज अ टीचर कैसे मैं मैनेज करती हूँ, वो इसी तरह ही करती हूँ कि मुझे ये पता होना चाहिए इसके बाद मैंने क्या काम करना है, अभी इंटरव्यू करने के बाद मैंने क्या किस चीज़ पे जाना है। तो ये सारी चीज़ें जब पता होंगी ऑटोमेटिकली आप बैलेंस भी करना सीख जाएंगे। ओके, ज़बरदस्त। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जैसे कि आप बच्चों को पढ़ाती हैं, आप फैसिलिटेटर भी हैं, तो अक्सर बच्चे क्लास में लो फील करते हैं, तो आप उनको क्लास में कैसे मोटिवेट करती हैं? जो वैसे तो हमारा जो रियाज स्कूल का करिकुलम वैसे ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है बोर फील करना कर शुरू कर स्पेशली लेवल 1 के जब टास्क स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ से हमें ये बोरियत ही एक आपके अंदर लर्निंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट करेगी। इस बोरियत जो हमारे हैबिट्स बचपन से डेवलप की हुई है वो इतनी आसानी से नहीं जाती। तो उन हैबिट्स को चेंज ही करना है, और उस टाइम ये सोचना है इस बोरियत को कैसे खत्म करना है। ये परेशान नहीं होना कि मैं बोर हो रहा हूँ। उस बोरियत को खत्म कैसे करना है, उसके अंदर फन कैसे लाना है, एंटरटेन कैसी चीजें करनी है। तो एज अ फैसिलिटेटर मैं अगर कोई बच्चा लग रहा है कि जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप सो रही हैं, तो मैंने कहा फातिमा क्या हुआ, खैरियत है, आज लगता है कोई 2-3 रात जाग कर आई हैं। तो वो इतने से अलर्ट हो जाएगा और नहीं नहीं मिस वो जाग जाएगा और सारी चीजें। तो फातिमा क्या हुआ, नाश्ता नहीं किया इसलिए ढीले ढीले लग रहे हैं, और भी कोई भी जुगत शुगत जिसे चुटकियां भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें करने से ये होता है कि क्लास में थोड़ा सा फन भी हो जाता है, जो बोरियत है वो कम भी हो जाती है। लेकिन बोर होना ही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब आप बोर ही नहीं होंगे फिर सोचेंगे कैसे कि मैंने क्या अब करूं। तो बोर होना भी मैं कहती हूँ जिंदगी में बड़ा एक अहम पार्ट है। जी, बोरिंग बिल्कुल ठीक रहता कहा है। आपने। हाँ जी। तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आज के पेरेंट्स के पास जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो कौन सी होना ज़रूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेरेंट्स के पास यही इम्पोर्टेंस होना बहुत ज़रूरी है कि उनको पेरेंटिंग कैसे करनी। ऑटोमेटिकली वो हर चीज़ उनके सामने वो वाज़िया हो जाएगी कि मैंने किस रिश्ते को ज़्यादा तरजीह। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ना यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देती हूँ रियल लाइफ़ कि जो एक मदर है, उसके लिए अब यहाँ पे अगर उसका सामने बच्चा भी है, सामने उसका हस्बैंड भी है, अब ये इम्पोर्टेंस ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि उसने किसकी बात को ज़्यादा पहले फ़ॉलो करना है या बात सुननी है, दोनों में से कोई बुला रहा है, तो किसके पास जाना है। एक्सेप्शनल केस के अलावा कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वैसे एक्सेप्शनल केस में वो अलग बात है। यहाँ पे इस्लाम ये चीज़ कहा गई है कि आपके लिए शौहर आपकी सब कुछ है, क्योंकि शौहर की इजाज़त के बगैर अगर आपके बाप भी फोत हो गया तो आप उनकी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते। तो इसलिए यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने क्या चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी है। अगर शायद उसको पता ही ना हो उस माँ को कि मुझे इस हदीस के बारे में पता ही ना हो कि उससे बाप फौत हो जाए तो शोहर से पूछे बगैर चली जाए, वो अलग बात। लेकिन यही तो तरबियत है, यही तो पेरेंट्स है कि उनको पता होना चाहिए कि मेरे क्या करना है, अपनी पेरेंटिंग को कैसे अच्छा करना है। तो मेरी हमेशा यही पहले अपने इंट्रोडक्शन में यही कहती थी कि मेरे मकसद ज़िंदगी के मकासद में ये भी मकसद है कि एक अच्छा इंसान बनूँ, एक अच्छी बीवी बनूँ, एक अच्छी माँ बनूँ। माँ से पहले मैं बीवी एक अच्छा बनना चाहती हूँ। बेटी थी तो मैं एक बेटी अच्छी बनना चाहती हूँ। लेकिन अब वो शादी के बाद वो बेटी का रोल है वो नीचे आ गया और बीवी का ऊपर आ गया कि बीवी के फ़राइज़ मेरे लिए ज़्यादा अहम हो गए हैं, और उसके बाद है बेटी के फ़राइज़। अगर मैं बेटी के फ़राइज़ अदा कर लूँगी, बीवी के नहीं करूँगी तो वो उस चीज़ का मुझे आखिरत में है वो फ़ायदा नहीं होगा। तो पेरेंट्स को बस मैं इन शॉर्ट यही, ये तो रियल मिसालें हैं, लेकिन इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी इनको पता होना चाहिए कि हमने पेरेंटिंग क्या करनी है, कैसे करनी है। ओके, ज़बरदस्त। तो अब आप मुझे ये बताएं, जब से आपने हाई स्कूल को ज्वाइन किया, आप फैसिलिटेटर भी हैं, आपको बच्चों को पढ़ाते वक्त कोई ऐसा चैलेंज आया हो जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो और आपने उसको कैसे सॉल्व किया?
हाँ, पे पे बहुत सारे चैलेंजेज़ है वैसे तो, लेकिन जब पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट उनका रखना ना बहुत मुश्किल है। तो इससे वो फिर इस तरह मैंने रिज़ॉल्व किया कि मुझे पहले उनसे दोस्ती करनी पड़ी। दोस्ती की है तो वो आसानी से मेरी हर बात को चीज़ को भी समझ लेते थे। स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती थी वो आसानी से वो हल भी हो जाती थी। तो जैसे ही मैंने नहीं कि जिनके साथ मेरी दोस्ती नहीं थी तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी उनको अपनी बात समझाने में और उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन रिगार्डिंग स्टूडेंट के, तो वो रिज़ॉल्व नहीं जल्दी होती थी। तो ये मुझे सबसे फेस चैलेंज है पेरेंट्स को समझना और पेरेंट्स हमको हमें समझें, तो वो ये ज़्यादा मुश्किल था। ओके, तो अब आप मुझे ये बताएं, आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दें। जी, एजुकेशन मेरी यही है कि मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया है लाहौर कॉलेज ख्वाबू मैन यूनिवर्सिटी से। सो बस बाय चांस किया है, बाय चॉइस नहीं। करना बीएस मैथ था लेकिन किया बीएससीएस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरे लिए वैसा शायद भी बीएस मैथ मैं नहीं कर पाती। मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था शुरू से। लेकिन आगे अप्लाई भी मैंने बीएस मैथ में किया, लेकिन जहाँ एडमिशन हुआ है बीएससीएस में वहाँ पे वो तब बीएससीएस मैथ नहीं हो रहा था। अब हो रहा है लेकिन पहले नहीं हो रहा था। तो इसलिए ओके, इसमें भी कोई हिकमत होगी अगर आपने मैथ नहीं किया तो। एग्ज़ैक्टली थैंक यू। तो अब आप मुझे ये बताएं, अभी हमारा टाइम होने वाला है, तो आप हमारे व्यूवर्स को कोई लास्ट पैगाम क्या देना चाहेंगे? सॉरी वो म्यूट नहीं हो रहा था। जी यही मेरा लास्ट में मैसेज होगा जो मैंने ने इंटरव्यू भी आपको कहा था कि मुझे आपको हर काम के बाद एक पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। तो आपको आपको सोचने में जो वक़्त है ना कि मैंने अब क्या करना है। जी बेटा इधर। सोचने में जो वक़्त है ना वो ज़ाया नहीं होगा। अब मुझे पता है मैंने इंटरव्यू के बाद फ़ौरन ये काम करना है घर का, तो मैं फ़ौरन करने चली जाऊँगी लैपटॉप बंद करके। तो बस यही है मेरा मैसेज कि वो लाज़मी आप लोगों को एक इससे फिर आपके काम भी हो जाते हैं और सोचने की एनर्जी भी बच जाती है और टाइम भी बच जाता है जो सबसे ज़्यादा कीमती है इस टाइम। Okay, ज़बरदस्त। So, thank you so much, Miss Hina, for giving me your precious time. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत कुछ सीखने है, हमारे देखने वालों को भी बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और इंटरव्यू में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।